हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे और उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो इसका दोस्तों मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। और दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही कम समय में उस वीडियो पे दोस्तों इस छोटे से टारगेट को कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज्यादा तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने दोस्तों साबित कर दिया कि आपके सामने कोई भी टारगेट दोस्तों बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, जब आप ऐसे टीचर की मेहनत को सपोर्ट करते हो, प्यार दिखाते हो, तो टीचर का दोस्तों हौसला बढ़ता है, उसको हिम्मत मिलती है, उसको मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। तो इसी प्रकार दोस्तों सभी को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। तो इसी वायदे को दोस्तों पूरा करने के लिए आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इसमें भी दोस्तों फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को भी दोस्तों आप ऐसे ही प्यार दोगे और ज्यादा इसको सपोर्ट करोगे। और दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों सीएचए सेंटर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती रहती है। तो जब भी हम आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी निम्नलिखित राशि में से कौन सी राशि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ने पर नहीं बदलती है। दोस्तों, आपको पता है रेजिस्टेंस को हम दो टाइप से जोड़ सकते हैं, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में और एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। एक तो दोस्तों क्या होता है समानांतर क्रम और एक होता है दोस्तों पार्श्व क्रम, ठीक है ना। इन दोनों में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किसकी बात की है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, समानांतर क्रम की। तो जब दोस्तों समानांतर क्रम में प्रतिरोध को यानी कि रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो कौन सी क्वांटिटी दोस्तों चेंज नहीं होती। पहला दोस्तों वोल्टेज यानी विभवांतर, दूसरा करंट यानी धारा, विद्युत धारा इसको बोलते हैं, तीसरा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, चौथा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक, आप लोगों को पता होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको याद रखना है वोल्टेज दोस्तों सेम रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों क्या सेम रहती है, वोल्टेज यानी विभवांतर बदलता नहीं है। और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज में दोस्तों क्या है, करंट सेम रहता है, ठीक है ना। करंट क्या है दोस्तों सर्किट में सेम रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन करंट का मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन का आ जाए तब दोस्तों करंट सेम रहता है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों वोल्टेज सेम रहती है। और आपको पता होगा दोस्तों V इज इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू दोस्तों रेजिस्टेंस। यूनिट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं, करंट का यूनिट दोस्तों एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का होता है ओम और वोल्टेज का दोस्तों वोल्ट यहाँ पे यूनिट होता है। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन साइड वाटर एन एयर बबल बिहेव्स लाइक, यानी पानी के अंदर कोई हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है ये दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। हवा के अंदर पानी के अंदर दोस्तों जो बुलबुला होता है हवा का, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक फ्लैट ग्लास प्लेट यानी कि समतल ग्लास प्लेट की तरह, या फिर कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की तरह, या फिर कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की तरह, या फिर प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण की तरह। दोस्तों पानी के अंदर जो बुलबुला होता है ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि वो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है उसकी शेप देखकर, लेकिन ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। दोस्तों जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और बुलबुले के अंदर जो हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जब दोस्तों ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो वो डाइवर्ज बाहर की तरफ दोस्तों मुड़ जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। तो लाइट दोस्तों क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्जिंग लेंस दोस्तों कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स तो दोस्तों कन्वर्जिंग लेंस होता है, लेकिन दोस्तों जो कनकेव है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। जो हवा का बुलबुला है पानी के अंदर वो डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, ना कि कन्वेक्स की तरह। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास प्लेट। लाइट है दोस्तों वो पानी वाटर से ग्लास प्लेट में एंटर किया, उसने प्रकाश ने पानी से कांच की प्लेट में प्रवेश किया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 9/8 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी दोस्तों पानी के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनाक है वो कितना है, 9/8 है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड ग्लास आर 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 × 10 की रेशियो पावर 8 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। यानी दोस्तों प्रकाश की जो चाल है निर्वात में तो कितनी है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड, और कांच में दोस्तों जो प्रकाश की चाल है लाइट की स्पीड है वो है 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी पानी का अपवर्तनांक बताना है वायु के सापेक्ष। यानी कि दोस्तों आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको दोस्तों बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3/2, 4/3, 4/5 और 8/9। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको क्या दिया है, आपको दिया है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ये आपको दिया दोस्तों 9/8, कितना दिया 9/8, और आपको निकालना है दोस्तों म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए, ये आपको निकालना है। अब दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना। अगर मैं दोस्तों दोनों साइड यहाँ पे ऊपर म्यू जी मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी दोस्तों म्यू जी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बनेगा दोस्तों म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी इनटू में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा म्यू जी डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों म्यू ए, यानी ये दोनों आपस में चेंज करती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो म्यू डब्ल्यू और म्यू जी की आपके पास वैल्यू है, यानी कि वैसे तो दोस्तों जी बाई डब्ल्यू की है, यानी कि ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट में वो कितना 9/8 है। अगर वाटर का निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 8/9, कितना हो जाएगा दोस्तों 8/9, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 8/9 आ गया। अब दोस्तों जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, इसका रेशियो हमें चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोस्तों ग्लास में कितनी वेलोसिटी है, 3 × 10⁸, तो ये नीचे आएगी, ठीक है ना। और दोस्तों सॉरी, ग्लास में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये दोस्तों नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। और 3 × 10⁸ ऊपर आ जाएगी, तो 3 × 10⁸ के साथ तो 10⁸ काट देंगे, तो मैंने लिखा नहीं, सिर्फ कितना बचा 8/9 × 3/2, 8/9 × 3/2 यहाँ पे बचेगा। अब जब दोस्तों आप 8/9 और 3/2 को काटोगे तो 3 × 9 और 2 चौके 8 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, यानी दोस्तों 4/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4/3 दोस्तों क्या गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आ जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन बी वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करना है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार दोस्तों आपको खुद भी करके देखना है, तभी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, उनको दोस्तों खुद भी सोल्व करना है, और सभी दोस्तों फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ इज, समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस के युग्मों की क्षमता क्या होगी, आपको बताना है। क्षमता बतानी है, पावर बतानी है दोस्तों इसके कॉम्बिनेशन की। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। एक यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है दोस्तों, और एक कैसा है कनकेव लेंस है, इनकी दोस्तों पावर बतानी है। दोस्तों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर टोटल पावर निकालनी होती है कॉम्बिनेशन की, तो वो होता है दोस्तों P1 + P2 + P3, यानी जितने भी लेंस लगे होते हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे 2 ही लेंस है तो P1 + P2 हो जाएगा। और पावर दोस्तों क्या होती है, फोकल लेंथ की मतलब रेसिप्रोकल होती है, P = 1/f। अब दोस्तों यहाँ पे P1 निकालना है तो 1/f1 होगा, ठीक है ना, P2 निकालना है तो 1/f2 होगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसने कहा है कि फोकल लेंथ दोनों की सेम है, यानी कि f और f हो जाएगी। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, f और f नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साइन भी लेना है, साइन कन्वेंशन का भी आपको ध्यान रखना है। जो कन्वेक्स लेंस है उसकी दोस्तों फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो प्लस का f होगी, लेकिन कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो -f हो जाएगी। क्या होगी, -f। तो दोस्तों एक तो बनेगा 1/f और एक बनेगा 1/-f, 1/-f। तो 1/f में से 1/f माइनस करेंगे, यानी कि इसको ऐड करेंगे मान लो, या फिर माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों जो पावर बनेगी वो कितनी बनेगी, 0 डायप्टर बनेगी। डायप्टर पावर का यूनिट होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और कई बार दोस्तों सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि पावर जैसे आपको बोल दिया कि 20 यहाँ पे दोस्तों डायप्टर क्या है, पावर है, +20 डायप्टर पावर है, लेंस कौन सा है, और दोस्तों साथ में पूछ लेगा कि फोकल लेंथ कितनी है उस लेंस की। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका आपको दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन पूछा है 20 डायप्टर जो पावर है ये किस लेंस की है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूट्रॉन पार्टिकल इज हैवियर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल, यानी न्यूट्रॉन कण है जो निम्नलिखित में से किस कण से भारी होता है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से, या फिर पॉजिट्रॉन से। न्यूट्रॉन पार्टिकल इज हैवियर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन दोस्तों किससे भारी होता है ये आपको बताना है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से, या फिर पॉजिट्रॉन से। दोस्तों जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो मास है लगभग कितना होता है आपको पता होगा, 1.76 × 10⁻⁻27 किलो केजी, यानी कि किलोग्राम। और यही दोस्तों न्यूट्रॉन का होता है, ये किसका होता है, न्यूट्रॉन का। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1, और इंटू में दोस्तों 10⁻31 होता है, कितना होता है, -31 के आसपास होता है केजी में, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा न्यूट्रॉन क्या है, किससे भारी आपको बताना है। न्यूट्रॉन इज हैवियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो न्यूट्रॉन दोस्तों किससे भारी होगा, इलेक्ट्रॉन से भारी होगा। न्यूट्रॉन किससे भारी होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से भारी होगा। ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों जो पॉजिट्रॉन है,
उसका भी मास दोस्तों क्या है, लेकिन फिर तो दोस्तों ये पॉजिट्रॉन से भी भारी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का दोनों का मास क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। दोनों का मास क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। और जो न्यूट्रॉन है दोस्तों, उसका मास है जो, वो प्रोटॉन के भी दोस्तों लगभग इक्वल होता है, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे दोस्तों शायद क्वेश्चन ऐसा होगा कि न्यूट्रॉन कण निम्नलिखित में, यानी कि कौन सा दोस्तों न्यूट्रॉन से ज़्यादा भारी है, ये होगा। क्योंकि दोस्तों पॉजिट्रॉन से भी भारी है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से भारी है, और प्रोटॉन से भी दोस्तों भारी होता है न्यूट्रॉन, हल्का भारी होता है। यानी क्वेश्चन शायद ये होगा दोस्तों कि कौन सा न्यूट्रॉन से भारी है, ठीक है ना, कौन सा न्यूट्रॉन से भारी है। फिर दोस्तों न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से भारी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, देखो प्रोटॉन और जो यहाँ पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोस्तों लगभग सेम मास होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। एक होता है दोस्तों 1.76 इंटू 10⁻⁻27, और दोस्तों जो यहाँ पे, और 7 6 के बाद भी यहाँ पे दोस्तों 2 आता है। लेकिन दोस्तों प्रोटॉन में क्या आता है, सॉरी न्यूट्रॉन में क्या आता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ दोबारा। प्रोटॉन में तो आएगा 1.672, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻27। और दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है उसमें 1.674 आता है। यानी बहुत ही रेयर सा दोस्तों क्या है, वैसे तो दोस्तों इक्वल होते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा फर्क है। तो इससे दोस्तों क्या है, न्यूट्रॉन इससे भारी हो जाएगा, अदरवाइज दोस्तों इक्वल ही होता है, ठीक है ना। और जो रहा पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं लगभग, ठीक है ना, तो इनसे भी ये भारी है, ठीक है ना। अब एक बचा दोस्तों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हल्का है। तो क्वेश्चन में ये पूछा होगा शायद कि इनमें से कौन सा न्यूट्रॉन से भारी है, तो न्यूक्लियस दोस्तों से भारी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी शायद मुझसे गलती हो गई यहाँ पे टाइप करने में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना, फिर आपको आंसर करना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, an object is placed at the center of curvature of concave mirror, the distance between its image and the pole is। यानी एक वस्तु है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, इसके प्रतिबिंब एवं ध्रुव के बीच की दूरी है। यानी दोस्तों आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जितने भी डायग्राम है दोस्तों, रे डायग्राम है, आपको पता होगे। जो कनकेव, अगर हम दोस्तों दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण कनकेव मिरर की बात करें, इसने कहा है कि जो वक्रता केंद्र है वहां पे ऑब्जेक्ट रखी है। तो दोस्तों अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो उसकी इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनती है, आपको पता होगा। यहाँ पे दोस्तों एफ होता है और ये हमारी रेडियस होती है, ठीक है ना, यानी कि एफ के डबल होती है। तो इसने कहा है दोस्तों कि जो पोल है, ये रहा हमारा पोल, यहाँ पे पी पोल होता है। और दोस्तों यहाँ पे इसने कहा कि इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी यहाँ पे, तो इसके बीच की दूरी बतानी है। तो दोस्तों इसकी बीच की दूरी आपको दिखाई दे रही होगी एफ, और एफ 2f के बराबर होगी। तो सीधा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, 2f के इक्वल होगी, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कलर ऑफ लाइट इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ कार इन ए फॉगी डे। यानी धुंध के वातावरण में कार की हेडलाइट में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब धुंध होती है उस समय हम कैसी लाइट का यूज करते हैं, उस लाइट का यूज किया जाता है जिसकी वेवलेंथ दोस्तों ज्यादा होती है, ब्लू, येलो, ब्लैक या रेड। वैसे दोस्तों सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड की होती है, लेकिन रेड को दोस्तों रेड जो हेडलाइट है उसमें यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसको दोस्तों जो ज्यादा ही जैसे डेंजर वाले निशान है वहां पे यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों हेडलाइट में कौन सा यूज किया जाता है, ये तो येलो लिखोगे, अगर येलो नहीं हुआ तो ऑरेंज दोस्तों मतलब कि ऑप्शन में हो सकता है। तो येलो लाइट का दोस्तों यूज किया जाता है फोकी डे में, ठीक है ना, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा है उसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जो आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल की बसें हैं वो दोस्तों येलो कलर की होती हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है दोस्तों वो दोस्तों मतलब धुंध में दोस्तों ज्यादा दूर से भी दिखाई दे सकती है, ठीक है ना, दूर से भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि वो ज्यादा स्कैटर नहीं होता और पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है ना, जो फोग्स के पार्टिकल्स हैं उसको। तो पीला दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। यानी सामान्य दृष्टि से एक युवा प्रौढ़ की सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है। तो बहुत ही दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है और आपको पता होगा, ठीक है ना, 25 मीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर। दोस्तों बहुत ही डायरेक्ट आपको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दोस्तों क्या है मिनिमम डिस्टेंस होती है डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना, सामान्य दृष्टि की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, न्यूनतम बिंदु भी बोल देते हैं इसको, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इन ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट रीजन इज डैश। यानी 12 वोल्ट के विभवांतर क्षेत्र में 2 कूलम के आवेश को चलाने में किया गया कार्य कितना है। वर्क डन आपको बताना है। दोस्तों वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, क्यूवी। क्यू दिया दोस्तों आपको 2 कूलम, ठीक है ना, वोल्टेज दिया दोस्तों 12 वोल्ट, तो 12 दूने 24, तो 24 इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जूल बन जाएगा इसका यूनिट, तो 24 जूल आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तो बहुत ही दोस्तों बेसिक सा फॉर्मूला, आपको अगर याद था तो आप इजीली इसको कर सकते थे, ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है,
करंट थ्रू ए रजिस्टर इज, एक प्रतिरोध से होकर गुजरने वाली धारा होती है, क्या होती है दोस्तों? करंट आपको बताना है रजिस्टर से निकल के कैसा होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी समानुपाती होता है, या उस पर इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस पे यानी रेजिस्टेंस पे प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है उसके वर्ग के समानुपाती होते हैं, आपको बताना है। दोस्तों आपको पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, V इज इक्वल टू होता है आई आर। अगर V इज इक्वल टू आई आर है, अगर I की वैल्यू निकालूंगा मैं तो I क्या आ जाएगा दोस्तों, V अपॉन आर, I क्या आएगा V बटे आर। तो यहाँ से आपको दोस्तों डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो I है वो रेजिस्टेंस की क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्युत धारा है वो क्या है दोस्तों, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाय फॉर्मूला आप कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता चल जाएगा कि वो रेसिप्रोकल यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट कम, करंट दोस्तों ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ L and area of cross section A is 4 ohm. If the length of wire is L by 2 and area of cross section is 2A for the same material, then resistance will be। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन, एक पदार्थ के L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट प्रच्छेद के एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि उसी पदार्थ के तार की लंबाई L बटे 2 तथा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद 2A हो तो प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो यानी रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया, ये होता है। इसकी वैल्यू दोस्तों आपको दी है 4 ओम, कितनी दी है 4 ओम। अब दोस्तों इसने कहा जो नई रेजिस्टेंस बनेगी जिसमें दोस्तों एल भी बदल दी तो एल डैश मैंने मान लिया और ए भी बदल दिया, ये मैंने ए डैश मान लिया, ठीक है ना। जो दोस्तों रेजिस्टेंस हुई वो पहले वाली एल की आधी होगी, तो मैंने लिखा एल बटे 2, कितना लिखा एल बटे 2, डिवाइड में दोस्तों ए हो गया डबल तो मैंने लिखा 2A, क्या लिखा 2A। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रो एल अपॉन ए तो था ही, 2 और 2 नीचे दोस्तों 4A हो गए, कितने हो गए 4A। तो एक बात आपको पता चलेगी दोस्तों, रो एल अपॉन ए इसकी वैल्यू तो कितनी है 4 ओम है, रो एल अपॉन की ए की वैल्यू 4 ओम है और नीचे 4 आ गया, तो 4 के साथ 4 कैंसिल, कितना बचा 1, तो यानी दोस्तों 1 ओम आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस आपको निकालनी है तो 1/4 हो जाएगी, 1/4 पहले 4 थी तो 4 का 1/4 करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 ओम दोस्तों आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और कई बच्चे दोस्तों इसको गलत कर देते हैं, उनको पता चल जाता है कि 1/4 होगा तो आंसर भी 1/4 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 4 ओम पहले दी हुई है तो इसका 1/4 करेंगे तो 1 आएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको गलती नहीं करनी, कुछ बच्चे उनको आता है फिर भी ध्यान से नहीं करते, गलत कर देते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट पावर इन द सर्किट, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करती। दोस्तों पावर का फॉर्मूला होता है VI, क्या होता है VI, और V का फॉर्मूला IR होता है, तो इसकी जगह मैं IR लिखूंगा तो I स्क्वायर R भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा I स्क्वायर R, क्योंकि I इंटू I स्क्वायर और R बन जाएगा। अगर दोस्तों I की जगह में अभी मैंने आपको बताया I का फॉर्मूला क्या होता है V बटे R, V बटे R लिखूंगा तो V स्क्वायर बटे R बन जाएगा, यानी VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बटे R, ये तीनों दोस्तों किसके पावर के फॉर्मूले हैं, I स्क्वायर R, VI V स्क्वायर बटे R। लेकिन IR स्क्वायर दोस्तों पावर का फॉर्मूला नहीं होता, तो ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों नहीं भी पता तो दोस्तों आप देख सकते हैं VR में फॉर्मूला है, ये VI में और IR में 2 फॉर्मूले दिए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है ना। अगर आपको तुक्का भी लगाना है, वैसे तो आपको पता होगा बिल्कुल बेसिक सी है, लेकिन उसके लिए बता रहा हूँ जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता, तो इसका मतलब दोस्तों I और R में यहाँ पे 2 फॉर्मूले दिए हैं, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा, तो इस हिसाब से आप तुक्का भी लगा सकते हो। लेकिन आपको दोस्तों तुक्का तो तभी लगाना है जो इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, ये तो बिल्कुल बेसिक था, आपको पता होगा अगर आप CHS का एग्जाम दे रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा। तो आपको पता होगा दोस्तों शॉर्ट सर्किट कब होता है, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब दोस्तों करंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, यानी कि करंट अत्यधिक बढ़ जाता है, इंक्रीजेज हैवीली। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, करंट जब ज्यादा बढ़ेगा तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा, ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस सो दैट, वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होता है जिससे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, ऐसा मान के चलो, है ना। अब इसका कारण पता होना चाहिए क्यों होती है। दोस्तों आपको पता है वोल्ट मीटर है जो वो किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, किसी भी रेजिस्टेंस के जिसका भी वोल्ट मापन होता है, ठीक है ना, पैरेलल में लगता है। अब जब ये पैरेलल में लगता है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो दोस्तों ये रेजिस्टेंस है,
यहाँ पे लगा दोस्तों वोल्ट मीटर। अब ये पैरेलल में लगा है, अगर यहाँ से करंट आएगा तो कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों वापस हो जाएगा करंट। अगर दोस्तों मुझे यहाँ पे मान लो एमीटर मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिया, तो एमीटर क्या करेगा, पूरा करंट नहीं माप पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ करंट तो दोस्तों ऊपर वोल्ट मीटर से चला गया। अब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इसलिए इन्फिनाइट की जाती है ताकि यहाँ पे दोस्तों करंट कितना जाए, जीरो जाए, बिल्कुल जीरो करंट जाए, करंट जाए ना, सारा करंट यहाँ से जाए, और ताकि एमीटर में दोस्तों सही करंट हम माप सके, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा की जाती है। अभी आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, मतलब करंट क्या रेजिस्टेंस के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दोस्तों जो रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो गई तो 1/इन्फिनाइट का तो जीरो होता है, तो करंट हो जाएगा जीरो। यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा सीधा इस लाइन से, यानी कि दोस्तों जितना भी करंट सर्किट में होगा वो सारा नोट हो जाएगा एमीटर में, इसलिए हाई रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो अब कौन सा है। पहला, इट टेक्स लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट, यह परिपथ से अधिक धारा लेता है। अधिक धारा नहीं लेगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुई फिर तो कम लेगा। यह परिपथ से तुच्छ धारा देता है। नेग्लिजिबल करंट, दोस्तों जिसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा हाई होती है। हाई भी क्या दोस्तों, इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट होती है वो दोस्तों बिल्कुल जीरो करंट लेता है। यहाँ पे नेग्लिजिबल लिखा, नेग्लिजिबल भी नहीं दोस्तों, जीरो करंट लेता है, ठीक है ना। इट कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, ये तो दोस्तों पैरेलल में लगता है, भी आपको पता है वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है तुच्छ धारा लेता है, ये नेग्लिजिबल करंट लेता है। लेकिन दोस्तों अगर करंट उसने लिया फिर भी दोस्तों एमीटर में तो फिर रीडिंग गलत आएगी, क्योंकि कुछ करंट ऊपर चला गया। तो कुछ भी करंट नहीं लेता दोस्तों, ये इन्फिनाइट इसकी रेजिस्टेंस होती है, सारा करंट एमीटर से जाता है। तो यानी दोस्तों ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों वो बिल्कुल भी करंट बिल्कुल भी नहीं लेगा, जीरो करंट लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा समझना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष से बाधित व्यक्ति क्या होता है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने निकट दृष्टि दोष वाला क्वेश्चन करवाया था, निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का तो साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता। शॉर्ट साइटेडनेस में जो पास का तो दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता, जिसको मायोपिया बोलते हैं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, ये दूर दृष्टि दोष है ना, फार साइटेडनेस बोल सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब दोस्तों दूर को तो जो दूर की चीजें हैं वो तो हमको बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, पास का नहीं दिखेगा। तो जौन सा दृष्टि दोष होता है वहां तो बिल्कुल साफ दिखता है। दूर है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन पास की वस्तु को नहीं देखा जा सकता। तो पहला ही दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों दोस्तों आपको याद रखने हैं। और एक बात और आपको याद रखनी है कि जो मायोपिया उसमें कौन सा लेंस लगता है और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगता है, इसको सही करने के लिए ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं आपको नॉलेज है नहीं, और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। मैं कमेंट इसलिए करवाता हूँ ताकि आप कमेंट करो तो आपको पता चल जाए। अगर ना भी हो तो कहीं ना कहीं से आप कई बार थोड़ा दिमाग तो लगाओगे, है ना, कई बार, या फिर ढूंढ के लिखोगे, तो उससे दोस्तों आपको दिमाग में याद रह जाता है। क्योंकि आपको याद रहेगा कि कमेंट किया था, सर ने पूछा था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सबकॉन्शियसली जो माइंड में ना फीड हो जाती है बातें। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ तो किया करो बार बार। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, ए व्हाइट लाइट बीम एंटरिंग ए ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू 7 कलर ड्यू टू, यानी प्रकाश की एक श्वेत पुंज कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते समय 7 रंगों में किस वजह से विभाजित हो जाती है। ये भी दोस्तों आपको पता होगा, एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी अभी क्लास 10th के चल रहे हैं, 9th और 10th के दोस्तों जो साइंस है आपको अच्छे से कर लेनी है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों वहीं से आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में तो सभी वहीं से बने हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे से कर लेना। उसके बाद और कुछ एक दो टॉपिक दोस्तों जो 11th वगैरह का है थोड़ा हाई है उसको कर लेना, बाकी 9th 10th तो बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है। अब दोस्तों प्रिज्म में क्या आई, व्हाइट लाइट आई। व्हाइट लाइट दोस्तों 7 रंगों में टूट गई। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस परिघटना को कहा जाता है दोस्तों डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या, प्रकाश का विक्षेपण। दोस्तों प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होने के बाद क्या 7 रंगों में टूट जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन यानी कि विक्षेपण। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों इसके ना आपको एप्लीकेशन याद रखनी है किसके, डिस्पर्जन की, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ लेगा दोस्तों एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, आपसे पूछ लेगा कि सूर्य जब उगता है और छिपता है तो लाल होता है, उगने के टाइम और छिपने के टाइम ऐसा क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है ना, इसका क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, या फिर डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग है, ठीक है ना। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, ठीक है ना, वो क्यों ट्विंकल करते हैं, तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, या फिर दोस्तों क्या है, टीआईआर है, कुछ भी आपसे पूछ लेगा तो आपको सभी की दोस्तों एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन आपको पता है जब किसी सतह से लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है, इस फिनोमेना की दोस्तों फिनोमेना को रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन में दोस्तों लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका मतलब कि हायर क्लासेज में आएगा, 12th में आएगा। इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे दोस्तों कोई पार्टिकल है, कोई भी, या तो साउंड वेव हो सकती है, लाइट वेव, जब दोस्तों यहाँ पे आती है टकराती है तो दोस्तों वो क्या साइडों में फैल जाती है, साइडों में फैल जाती है।
ठीक है ना, तो इसको डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। इंटरफेरेंस भी दोस्तों आपका 12th में आएगा। जब दोस्तों एक जैसे आप पढ़ोगे अभी शायद आपको समझ में आए या ना आए दोस्तों, जब कोई कोहेरेंट सोर्स से लाइट आती है, दो अलग अलग वेव आती है, दो से ज़्यादा होती हैं, तो दोस्तों जब वो आपस में मिलती हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इससे एक नया पैटर्न बनता है, ठीक है ना। उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने से एक अलग ही पैटर्न बनता है, उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है ना। लाइट हुई तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो जाएगा, अगर कोई और वेव हुई, साउंड वेव हुई, तो उसके हिसाब से हो जाएगा, ये इंटरफेरेंस होता है। तो सभी दोस्तों आपको जो फिनोमिना है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, इनकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग ए करंट, यानी एक धारा ले जाती हुई सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता होगा दोस्तों सोलेनोइड होता है, क्या होता है, सोलेनोइड, तो उसके अंदर दोस्तों करंट है। तो इसने कहा है कि उसके अंदर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो उसके अंदर, वो बतानी कितनी होगी, 0 होगी या इज सेम एट ऑल पॉइंट, सभी बिंदुओं पर समान होगी। इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, यानी कि एंड की तरफ ज़्यादा होगी, बीच में कम होगी। इसके सिरों की ओर जाने पर घटती है यानी डिक्रीज होगी, यानी सिरों पे जाएंगे तो कम होगी, बीच में ज़्यादा होगी। तो आपको बताना है दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड है एक सोलेनोइड में वो कैसी होती है, कितनी होती है, आपको बताना है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड में क्या होता है दोस्तों, बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है, और पैरेलल होती है इसकी वजह से दोस्तों जो बिंदु है, सभी बिंदुओं पे, सभी पॉइंट्स पे दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इक्वल होती है, इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बी का, म्यू नोट आई एन बाई एल होता है, ठीक है ना। म्यू नोट दोस्तों कॉन्स्टेंट है, आई करंट होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, और एल दोस्तों इसकी लेंथ होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज सीन बिलो। यहाँ पे दिया है दोस्तों एक डायग्राम, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, यानी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों फोर्स लगेगी, बल लगेगा, वो किस दिशा में लगेगा आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया था, जिसमें दोस्तों जो फर्स्ट फिंगर होती है वो दिखाती है बी को, मिडिल फिंगर से दोस्तों करंट की डायरेक्शन, और दोस्तों जो थंब होता है उससे फोर्स का पता चलता है, फोर्स कहाँ पे लगेगी। अब दोस्तों सबसे पहले आप अपना जो फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड है उसको स्ट्रेच करो, इस हिसाब से आपको पता होगा फ्लेमिंग वाला ना। तो चुंबकीय जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र किस साइड है, इस साइड है, तो इस साइड दोस्तों अपनी फर्स्ट फिंगर करो, एक बार फर्स्ट फिंगर करो। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन की दिशा इस साइड है, ये तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की दिशा है, करंट की थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन की दिशा इस साइड, लेकिन करंट की दिशा दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। दोस्तों करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है, ठीक है ना, आपको पता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे राइट साइड तो करंट किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। नेगेटिव चार्ज की अपोजिट साइड होती है करंट की दिशा, और पॉजिटिव चार्ज की साइड की तरफ होती है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन दोस्तों नीचे की तरफ है, इसका मतलब करंट कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ। तो आपको दोस्तों क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर करनी है, और जो मिडिल फिंगर है वो करनी है दोस्तों ऊपर की तरफ। आप देखोगे दोस्तों आपका अंगूठा नीचे की तरफ आएगा, किसकी साइड आएगा, नीचे की तरफ आएगा। एक बार करके देखो आपको पता चलेगा, अंगूठा आएगा नीचे की तरफ, यानी कि इनटू द जो आपका मोबाइल फोन ले रहे हो ना, बिल्कुल अंदर की तरफ आ रहा है अंगूठा, इसका मतलब फोर्स कहाँ पे लगेगी, दाहिनी ओर बिल्कुल भी नहीं, पेज की बाहर की ओर नहीं, पेज के अंदर की ओर दोस्तों फोर्स लग रही है। अगर अंगूठा ऊपर की ओर होता तब दोस्तों क्या होता, बाहर की ओर फोर्स लगती है, लेकिन अब अंदर की ओर है तो मतलब कि इनटू द पेज फोर्स लगेगी। ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी आपको अच्छे से कर लेनी है कि कैसे इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg undergoes a change in speed from 30 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड, द चेंज इन इट्स मोमेंटम इज, यानी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है 30 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके संवेग में परिवर्तन आपको बताना है। चेंज इन मोमेंटम, दोस्तों चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अब दोस्तों मास तो कितना है, 5 किलोग्राम है, तो 5 kg। चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी दोस्तों 40 थी, फिर कितने हो 30, तो 40 में से 30 गए 10, तो 5 गुना 10 सीधा आ जाएगा 50, ठीक है ना। 50 दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन सी वाला 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ग्राम मीटर पर सेकंड है, दूसरे वाला ये नहीं होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, क्वेश्चन नंबर 20 है if the distance between two objects A and B is halved, the gravitational force between them। दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है क्या होगी, अगर दो ऑब्जेक्ट्स रखे, मान लो ये A है और ये B है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दी गई, आधी कर दी गई।
दोस्तों पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। क्या होता है? F इंटू जी M1 M2। M1 दोस्तों इसका मास, दूसरी का M2, और डिवाइड में दोस्तों इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। यानी हमें दोस्तों डिस्टेंस की यहाँ पे बात की गई है, तो बाकी सभी क्वांटिटीज हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो फोर्स है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्क्वायर के। अब आर कर दी दोस्तों आधी, आर कितनी कर दी? आधी। तो इसका मतलब जो नवी एफ बनेगी वो क्या बनेगी? 1/r/2 का स्क्वायर। r/2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि दोस्तों 1/r का स्क्वायर बाय 4 आएगा, और ऊपर चला जाएगा 4, तो 4/r स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 1/r स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। फोर्स क्या होगी दोस्तों? 4 गुना। अगर दोस्तों डिस्टेंस कम करेंगे, आप खुद देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चुंबक का। ये चुंबक रखे हैं दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इनको मैं जितनी पास रखूंगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स लगाएंगे, और जितना दूर रखूंगा फोर्स उतनी कम लगेगी। अब दो दोस्तों क्या बॉडीज हैं, इनको मैंने पास पास कर दिया, इनके बीच की दूरी घटा दी, तो सीधी बात है दोस्तों जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। और आर स्क्वायर होता है, तो हाफ करी तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 गुना, तो यानी कि 4 गुना दोस्तों फोर्स हो जाएगी। तो चुंबक में भी यही होगा, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब फोर्स की बात करेंगे तब भी यही होगा, तो 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद और एक और बात दोस्तों आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया, F इजिकल टू जी M1 M2 डिवाइड में दोस्तों आर का स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला है। एक आपको दोस्तों क्या याद रखनी है, जो ये जी होता है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। वैसे तो शायद ना पूछे, पर फिर भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, बाई चांस पूछ ले। 6 गुना 6 7 गुना 10 की पावर दोस्तों -11। अब ये तो दोस्तों वैल्यू है, लेकिन यूनिट भी पता होना चाहिए, इसका यूनिट भी पूछ सकता है। ये दोस्तों फोर्स है तो इसका आएगा न्यूटन। ये आर का स्क्वायर है, ये मीटर का स्क्वायर उधर उधर जाके ऊपर हो जाएगा। ये दोस्तों किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर, लेकिन इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो किलोग्राम स्क्वायर दोस्तों डिवाइड में आएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और वैल्यू कितनी है? 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये दोस्तों जी की वैल्यू है। और एक छोटा जी भी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 9.8, और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। और कभी कभी दोस्तों इसको अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बताया होता है कि कितना इसको मानना है, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इफ 500 ग्राम पैकेट हैविंग वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द पैकेट विल, यानी दोस्तों 500 ग्राम का एक पैकेट है जिसका आयतन है 300 सेंटीमीटर मतलब क्यूब, और पानी में उसको रखा जाता है जिसका घनत्व कितना है पानी का? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी में क्या होगा? वो पैकेट तैरेगा या डूबेगा? ये फिर 500 ग्राम वेट वाटर को जो डिस्प्लेस करेगा, ये 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को डिस्प्लेस करेगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिसकी डेंसिटी कम होती है पानी से वो पानी में तैरती है चीज़, और जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है वो पानी में डूब जाएगी। ये कोई भी लिक्विड है, अगर डेंसिटी उस लिक्विड से कम है तो तैरेगी, अगर डेंसिटी उस लिक्विड से ज़्यादा है तो डूब जाएगी। अब आपको सिंपल यहाँ पे इस पैकेट की डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का दोस्तों फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। मास कितना दोस्तों? 500 ग्राम, वॉल्यूम कितने दोस्तों? 300, तो मास बटे वॉल्यूम हो जाएगा 5/3। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, ये तो किसकी वॉल्यूम मतलब किसकी डेंसिटी? पैकेट की। लेकिन अगर बात करें पानी की, पानी की डेंसिटी कितनी है? 1, तो 5/3 1 से बड़ा है, छोटा? बड़ा है, सीधी बात है, 5 बड़ा है 3 छोटा, तो 5/3 1 से बड़ा है, यानी कि डेंसिटी होगी पानी से ज़्यादा, तो यानी डूब जाएगी। तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 21 का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक और बात दोस्तों, अगर हमें मास निकालना है मतलब कि कितना मास है जो वाटर का डिस्प्लेस होगा, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास का क्या हो जाएगा दोस्तों? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है दोस्तों? पानी की 1 है, कितनी है? पानी की 1 है। और वॉल्यूम कितनी है दोस्तों? किसकी? पैकेट की, 300, तो वॉल्यूम हो जाएगी 300, तो 1 गुना 300 कितना बना? 300 और ग्राम, तो 300 ग्राम पानी को दोस्तों डिस्प्लेस करेगा, लेकिन यहाँ पे 500 लिखा है तो ये वाला तो वैसे भी गलत है। अगर यहाँ पे 300 होता तब ये वाला आंसर सही हो जाता और यहाँ पे कुछ और होता, ठीक है ना। लेकिन अब दोस्तों बी वाला यहाँ पे सही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, A force of 10 Newton causes a displacement of 2 मीटर in a body in its own direction. The work done by the force, यानी 10 न्यूटन का एक बल एक पिंड को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित करता है, बल द्वारा किया गया कार्य। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जिनको पता है उन्होंने तो आंसर भी यहाँ पे टिक कर दिया होगा, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। तो बल कितना दोस्तों? 10 न्यूटन है, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पे? 2 मीटर है, तो 10 दूनी 20 न्यूटन मीटर,
और न्यूटन मीटर को कंबाइन करके यूनिट बनता है जूल। तो 20 जूल दोस्तों क्या होगा, वर्क होगा। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जिसका सही है उसका दोस्तों बहुत ही मतलब कि राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट from a height of 10 meter from earth surface, the kinetic energy of the body on the earth surface will be क्या होगी आपको बताना है। अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। अभी आपको बता दें दोस्तों जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। क्वेश्चन में आपको बता देगा क्या यूज करनी है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु विराम से पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, वस्तु की गतिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर क्या होगी। दोस्तों मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पहले वो हाइट पे थी, कितनी हाइट पे थी, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर की हाइट पे थी। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। क्यों थी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि रेस्ट में है। जैसे ही दोस्तों ये नीचे आई तो काइनेटिक एनर्जी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है ना, आपको पता है एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो जब दोस्तों कोई वस्तु गिरती है उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ऊपर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, काइनेटिक जीरो होती है, लेकिन सरफेस पे दोस्तों सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक इक्वल हो जाती है। तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाती है लेकिन काइनेटिक क्या हो जाती है, जितनी ऊपर पोटेंशियल थी वो सारी सारी काइनेटिक बन जाती है। तो इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका तो यही है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर थी वही नीचे जाके काइनेटिक हो जाएगी। तो पोटेंशियल ऊपर कितनी थी, mgh थी, ठीक है ना। तो यही दोस्तों नीचे टोटल काइनेटिक बन जाएगी। m की वैल्यू दोस्तों 5 किलोग्राम दी है, g की वैल्यू दी है 9.8 जो तो 98/10 हो जाएगा, और हाइट दी है 10। तो 10 के साथ 10 कैंसिल, 5 गुना 98 करना है तो 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, तो 490 जूल दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला दोस्तों यही है इसका तरीका करने का। और तरीका दोस्तों आपको बताता हूँ ताकि आपको दोस्तों कोई ना कोई तरीका तो समझ में आएगा, और ज़्यादा तरीके पता होंगे तो आपको दोस्तों इसका बेनिफिट होगा। एक फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है उसमें से काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो माइनस कर दो, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो। तो फाइनल तो क्या होगी दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और इनिशियल क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर यू मानेंगे। और यू क्या था दोस्तों, हमारा जीरो था, यू क्या था दोस्तों, हमारा जीरो था ना, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो रेस्ट में थी शुरू में, तो वही बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, तो जो mgh होगी वही हाफ एम वी स्क्वायर, तो वही बात बनेगी, ठीक है ना, घूम फिरा के। एक और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे करने का दोस्तों क्या तरीका है। अगर आपको दोस्तों मान लो हाफ एम वी स्क्वायर ही निकालना है बाई चांस, तो m तो आपको पता है कितना 5 है, अब v नहीं पता, तो v निकालने का क्या फॉर्मूला है आपको पता होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो मोशन की इक्वेशन है तीनों आपको पता होनी चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये तीनों दोस्तों याद होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा यूज होती है। u दोस्तों जीरो था तो जीरो हो गया, 2as था, यहाँ पे v का वर्ग आएगा, v का स्क्वायर कितना आ गया 2as, ठीक है ना। अब 2 तो 2 ही रहेगा, एक्सलेरेशन है कितने 9.8 यानी कि 98/10, और s कितना है, s यानी डिस्टेंस कितनी 10, तो काट दो, 2 गुना 98 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 2 गुना 98, ये कितना आ गया दोस्तों m किसका स्क्वायर आ गया, v का स्क्वायर। तो दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर आपको भरना है, v के स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 के साथ 2 कट जाएगा 98, और 5 दोस्तों यहाँ पे मास आ जाएगा 98 गुना 5 फिर भी 490 जूल। तो तीनों तरीके मैंने बता दिए। तो दोस्तों न्यूमेरिकल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैथ में होते हैं मतलब कि तरीके अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप किस तरीके को करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.8 मीटर, द स्पीड ऑफ साउंड विल बी। बहुत ही दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, आगे भी काम आएगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 किलोहर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य दोस्तों 0.8 मीटर है, तो आपको ध्वनि की चाल बतानी है। तो ध्वनि की चाल, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्वनि की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे एस सी मान लो, ये एस मान लेते हैं स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, या फिर यहाँ पे वेलोसिटी भी मान लेते हैं वी। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे लैम्बडा और फिर लिखेंगे वेवलेंथ, ठीक है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इसका फॉर्मूला होता है। फिर वेवलेंथ कितने दोस्तों 0.8 मीटर, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 8/10, और दोस्तों फ्रीक्वेंसी कितने 1 किलो हर्ट्ज, लेकिन हर्ट्ज में कितनी बनेगी 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 होते हैं, तो 1000 हर्ट्ज। तो 10 के साथ 0 कैंसिल 1, तो 8 गुना 100 आया 800, 8 गुना 100 आया 800, और स्पीड का यूनिट कहते हैं मीटर पर सेकंड, तो 800 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट,
किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। बहुत ही दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है क्लास 8 का। सॉलिड लिक्विड गैस ये कौन सा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन और आप लोगों को आता होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है ना। और साथ ही दोस्तों आपको ईमानदारी से ये भी बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले ही आते थे, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है। और दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। पिछली वीडियो की तरह दोस्तों इसे भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है ना, और ज़्यादा दोस्तों मेहनत करूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर आए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।